हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसके अंदर तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर जो 63 में हुआ था उसके बारे में जाने थे। इसके पहले पार्ट 8 में हमने देखा था प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से, साइड में हम लिख देते हैं इधर, जो 1746 से लेकर 1748 तक हुआ। और इस पार्ट 9 में हमने देखा जो सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ वो 1749 से लेकर 1754 तक हुआ। 1749 से लेकर 1754 तक हुआ। और आज के पार्ट में हम देखेंगे तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से लेकर 1763 तक होगा। अब हमने यह देखा था, जैसे इस सब युद्ध के कुछ ना कुछ कारण थे। जैसे जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था उसका कारण यह था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का जो चल रहा था कि हम शासन करेंगे, हम करेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था, तो भारत में भी हुआ युद्ध। तो पहला युद्ध था पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कारण था कि युद्ध हुआ। और सेकंड युद्ध देखा जाए, जो सेकंड कर्नाटक युद्ध है, सेकंड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, जो 1749 से लेकर 1754 में हुआ। उसका कारण था जब प्रथम युद्ध में फ्रांस को जब सफलता मिली, तो सेकंड कर्नाटक युद्ध में वो सोचा हम अपनी सत्ता बढ़ाएं, अपनी राजनीतिक शक्तियां बढ़ाएं। तो सेकेंड युद्ध डुप्ले की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के गद्दी को लेकर जब लड़ाई होती है तो डुप्ले उसका फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है। तो उस प्रकार तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण था यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध, अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहे थे, इसका वास्तविक कारण था कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, जो 1756 से लेकर 63 में हो रहा था। इस युद्ध में इंग्लैंड तथा फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे। इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे, तो दोनों के बीच में जो तनाव व्याप्त हो गया था उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा, जिस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था। ऐसे तीनों युद्धों को लिंक करते चलिए जिससे आपको याद रहेगा। सप्तवर्षीय युद्ध था तीसरे कर्नाटक युद्ध में, जिससे इंग्लैंड और फ्रांस आपस में जो इन दोनों के बीच में जो तनाव व्याप्त था उसका प्रभाव भारत में भी पड़ेगा। तो अब भारत में भी फ्रांस और अंग्रेज अपनी अपनी सेना तैनात करने लगे। उसी दौरान 1757 ईस्वी में काउंट डी लाली को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले गवर्नर रहते हैं और तृतीय कर्नाटक युद्ध में काउंट डी लाली रहेंगे। इनको गवर्नर बनाकर भेजा गया। सेकंड कर्नाटक युद्ध में मैंने तंजौर का जिक्र किया था और बताया था कि इसको हम तृतीय पार्ट में बताएंगे। तंजौर के राजा ने चंदा साहब को मार दिया था द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। एक बात यह थी कि जो तंजौर था ये अंग्रेजों को सहयोग कर रहा था और जो चंदा साहब थे ये फ्रांसीसियों को सहयोग कर रहे थे। तो तंजौर ने इसलिए चंदा साहब को मार दिया। अब तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जब प्रारंभ होता है तो इसका कारण तो सप्तवर्षीय युद्ध था, लेकिन भारत में कैसे स्टार्ट होता है? भारत में जब काउंट डी लाली 1757 में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर जब भारत आते हैं तो सबसे पहले तंजौर पर आक्रमण कर देते हैं, क्योंकि तंजौर अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था। 1758 में तंजौर पर आक्रमण कर देते हैं और इसका मतलब कारण तो ये था कि तंजौर
तंजौर जो था अंग्रेजों को सहयोग कर रहा था, लेकिन ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो इसका कारण इन्होंने यह बताया कि 56 लाख रुपया तंजौर का बकाया है जो हमें दे नहीं रहा, इसलिए हम इस पर आक्रमण कर दिए। अंग्रेजों ने तंजौर का पक्ष लिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई बकाया नहीं है, तुम अपनी महत्वाकांक्षा, अपने कोई और कारण की वजह से तुम इस पर आक्रमण कर रहे हो। काउंडी लाली ने तंजौर पर घेरा लगा दिया। लेकिन जब अंग्रेजी सेना जब तंजौर का सहयोग करने आई तो काउंडी लाली को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद काउंडी लाली अब यहाँ से तंजौर से तो पीछे हट गई, अब ये क्या करें। तो उन्होंने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड, जो कि अंग्रेजों के कब्जे में था, 1758 में इस पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद मद्रास पर घेरा लगा दिया। फिर जब अंग्रेजी सेना आती है तो मद्रास से ये फिर पीछे हटते हैं और फोर्ट सेंट डेविड से हटते हैं। जैसे मतलब अंग्रेजी सेना जैसे आक्रमण करने आती थी, ये पीछे हट जाते थे, जब तक सेना नहीं रहती थी ये कब्जा कर लेते थे। तो इसी में इन्होंने गलती सबसे बड़ी यह की, जो हैदराबाद में सेकंड कर्नाटक युद्ध में हमने देखा था कि जनरल बुक्सी हैदराबाद के निजाम के सहयोग के लिए वहाँ पे सेना तैनात करता है, वहाँ रहता है हैदराबाद की सुरक्षा के लिए। तो काउंडी लाली ने जनरल बुक्सी को बुला लिया। अब अंग्रेज देख ही रहे थे कि बार बार कब्जा कर रहा है, तो इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। जैसे ही हैदराबाद की गद्दी खाली हुई, मतलब फ्रांसीसी वहाँ से हटे, अंग्रेज गए, हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। अब हैदराबाद पर कब्जा अंग्रेजों का हो गया। ऐसे इन दोनों के बीच नोक झोंक होती रही, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। फिर एक दिन वह समय आया जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक युद्ध हुआ। वह युद्ध था वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में 22 जनवरी 1760 में, देखिए वांडीवास यहाँ पे है, फोर्ट सेंट थोम के नीचे मैप में देखिएगा। वांडीवास जो 22 जनवरी 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। इसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंडी लाली और अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे। दोनों में युद्ध हुआ और यहाँ पे फ्रांसीसी बुरी तरह से हारते हैं, पराजय फ्रांसीसियों की होती है और यहाँ पे सर आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना का विजय प्राप्त करती है। और जनरल बुक्सी को सर आयरकुट बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे फ्रांसीसियों की पराजय होती है। फिर समय बदलता है धीरे धीरे। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, तो भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध में जो झड़प हो रही थी, लेकिन वैसे एक निर्णायक युद्ध हो चुका था जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हो गई। लेकिन तो भी इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है पेरिस की संधि, जो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होती है, जिसके अंदर सप्तवर्षीय युद्ध देखा जाए तो ये जो पेरिस की संधि है ये भारत में नहीं होती है। जो सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है वहाँ होती है, लेकिन कहा जाएगा कि मतलब ये संधि के बाद जब ये संधि यूरोप में होती है सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त करने के बाद, तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस आपस में इस संधि के तहत अंग्रेज जो फ्रांसीसियों के पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिए रहते हैं उनको वापस दे देते हैं। फ्रांसीसियों को वापस दे देते हैं। पौंडीचेरी, माहे, जिंजी जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसको वापस दे देते हैं और कहते हैं कि हम आपको दे तो दिए, लेकिन आप इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते। ऐसे धीरे धीरे फ्रांस का वर्चस्व समाप्त हो जाता है और
1954 तक फ्रांसीसी पौंडीचेरी में बने रहते हैं। फिर 14वां, भारत के आज़ाद होने के बाद 14वां संविधान संशोधन आता है 1961 के द्वारा पौंडीचेरी को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, जिसके बाद यूटी का दर्जा दिया जाता है, जिसके बाद पौंडीचेरी वहाँ से चले जाते हैं, फ्रांसीसी वहाँ से पौंडीचेरी से चले जाते हैं। ये तो था हमारा तृतीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। इसको एक बार तीनों युद्ध हम रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सा युद्ध कैसे कैसे हुआ था। जो प्रथम युद्ध था एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, वो 1746 से लेकर 1748 तक 1746 से लेकर 1748 तक चला, जिसमें यूरोप में, इसका कारण यह था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चालू था, जिसके अंदर इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। तो इसका प्रभाव भारत में ही पड़ा, क्योंकि भारत की आधा क्षेत्रफल इस समय फ्रांस के कब्जे में था और अंग्रेजों के कब्जे में था आधा। तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ा और ये दोनों आपस में यहाँ लड़ना शुरू कर दिए, सैनिक तैनात करना शुरू कर दिए, वहाँ पे युद्ध हुआ। फिर ऐसे नोक झोंक होती रही और 1700 देखा जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई, जो सर टोमे का युद्ध हुआ, जिसके अंदर डुप्ले ने हैदराबाद के निजाम से यह वादा किया था कि जब आप हमारा सहयोग कीजिए, जब मद्रास हमारे कब्जे में आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। लेकिन जब मद्रास डुप्ले के कब्जे में आ जाता है तो वो उसे वापस देने के लिए मना कर देते हैं, जिससे हैदराबाद का नवाब काफ़ी नाराज़ होता है और डुप्ले के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का सोचता है और अपनी विशाल सेना के साथ 10,000 सैनिकों के साथ डुप्ले के विरुद्ध भेज देता है, जिसमें नवाब की सेना का नेतृत्व महफूज खान कर रहा होता है और डुप्ले की सेना का नेतृत्व सर पैराडाइज कर रहे होते हैं। जो छोटी सी सेना 230 फ्रांसीसी सैनिक और 700 भारतीय सैनिक थे, जिसके अंदर देखा जाए तो एक तरफ 10,000 सैनिक, एक तरफ 1,000 सैनिक थे। लेकिन युद्ध सैनिकों से नहीं जीता जाता, एक अच्छी रणनीति से जीता जाता है। तो वहाँ पे फ्रांसीसियों ने अच्छी रणनीति से नवाब की सेना को पराजित कर दिया, जिसका नेतृत्व महफूज खान कर रहे थे, और सफलता हासिल की। लेकिन जब धीरे धीरे समय बदला, यहाँ पे फ्रांसीसियों की विजय तो हो गई, लेकिन जब यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है, वहाँ पे संधि हो जाती है, जो एक्सला सापेल 1748 में संधि हो जाती है, जिसके तहत अब भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों को संधि के तहत कार्य करने थे, मतलब आपस में सहमति बना के रखनी थी। तो एक्सला सापेल की संधि हो जाती है और जिसके युद्ध समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? जब फ्रांसीसियों को प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलता मिल जाती है तो डुप्ले सोचता है क्यों ना अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाई जाए। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखा जाए तो डुप्ले की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच चलता है, जिसमें इसका मुख्य कारण यही था कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा का परिणाम ही युद्ध था। डुप्ले अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाना चाहता था, तो उसने मौके का फायदा उठाया। हैदराबाद में जब आसफ जहां और चिनकिलिस खां शासन कर रहे थे निज़ाम के रूप में, तो उसका वो फ़ायदा उठाता है। और जब आसफ जहां की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठता है। फिर उसका नाती जो था मुजफ्फर जंग, वो बोलता है कि गद्दी का अधिकार मुझे है,
वो बैठना चाहता है। अब डुप्ले वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं, डुप्ले यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे। डुप्ले चाहते हैं, डुप्ले ने इसके मौके का फ़ायदा उठाया और मुजफ्फरजंग को गद्दी पर बैठाने का वादा किया कि मैं आपको गद्दी पर बैठा दूंगा। डुप्ले यही चाहता था कि गद्दी पर बैठे अपना आदमी। तो अब डुप्ले मुजफ्फरजंग को रणनीतियों से नासिर जंग को हटाकर मुजफ्फरजंग को गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन मुजफ्फरजंग इस डर में रहता है कहीं ऐसा ना हो कि नासिर जंग फिर से मुझे गद्दी से हटा दे। तो ये तो बात हुई कि हटा दे, डर था। इसके लिए वो डुप्ले से कहता है कि मुझे मतलब सैनिक सहायता दीजिए। सैनिक सहायता के लिए बोलता है कि हैदराबाद की घेरेबंदी कीजिए, जिसके अंदर सैनिक तैनात कीजिए, जो नासिर जंग अगर आए आक्रमण करने के लिए तो मेरी गद्दी बची रहे, सैनिक बचा लें मुझे। लेकिन हाँ, जब मुजफ्फरजंग को डुप्ले गद्दी पर बैठाता है तो उससे उतना खुश हो जाता है कि डुप्ले को 20 लाख रुपया नगद दे देता है, 1 लाख वार्षिक आय वाली जागीर दे देता है और कृष्णा नदी के दक्षिण का प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर देता है। और चौथा कार्य पौंडीचेरी के निकट 80 गांव डुप्ले को दे देता है और उसके बदले कहता है कि आप मेरी हैदराबाद की घेरेबंदी मतलब मेरी सहायता कीजिए, हैदराबाद में सैनिक तैनात कर दीजिए। डुप्ले सैनिक तैनात कर देता है। लेकिन जो सैनिक होते हैं उसका जो खर्चा होता है वो हैदराबाद के कोष से ही जाना था। मतलब जो खाने पीने का, रहने का जो भी खर्चा हो रहा है वो हैदराबाद के निज़ाम को ही उसको देना था, फिर उस समय धीरे धीरे बदलता है। 1751 आता है। 1751 में क्या होता है, जब अंग्रेजों की छोटी सी भिड़ंत में मुजफ्फरजंग की मृत्यु हो जाती है तो हैदराबाद की गद्दी खाली हो जाती है। उस टाइम वहाँ पे जनरल बुक्सी रहता है जिसको डुप्ले ने तैनात किया था। गद्दी खाली हो जाती है तो आसफ जहाँ का एक और पुत्र था जिसका नाम था सलावत जंग। तो जनरल बुक्सी सलावत जंग को हैदराबाद की गद्दी पर बैठा देता है। अब सलावत जंग भी खुश हो जाता है तो वो वहाँ फिर देता है। हैदराबाद का जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया भूभाग था, जो सबसे अच्छा भूभाग था, जिसकी वार्षिक आय 30 लाख रुपए थी, वो भूभाग फ्रांसीसियों को दे देता है। वो भूभाग कौन से थे? वो भूभाग उत्तरी सरकार के नाम से जाने जाते थे, जिसमें 4 जिले होते थे। पहला जिला एल्लोर, दूसरा राजमुंद्री, तीसरा चिकाकोल और चौथा मुस्तफाबाद, जिसकी वार्षिक आय 30 लाख रुपए थी। ये तो हैदराबाद की स्थिति थी। और दूसरा कर्नाटक में क्या हो रहा था? कर्नाटक में जब दोस्त अली और चंदा साहब कर्नाटक में शासन कर रहे थे तो उस टाइम मराठों का वहाँ पे आक्रमण होता है। और मराठे जब आक्रमण करते हैं तो चंदा साहब की मृत्यु होती है और दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है और चंदा साहब को मराठे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और कर्नाटक की गद्दी अब खाली हो गई। तो जो दोस्त अली का पुत्र था अनवरुद्दीन, वो गद्दी पर बैठ जाता है। कुछ दिन शासन करता है। फिर जब चंदा साहब मराठों की बंदी से जब छूट कर वापस आते हैं तो देखते हैं अनुरुद्दीन शासन कर रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, इसका हक मेरा है, मैं गद्दी पर बैठूंगा। लेकिन अनुरुद्दीन वहाँ पे गद्दी देने से मना कर देता है। तो वहाँ पे डुप्ले फिर फ़ायदा उठाते हैं और चंदा साहब की सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। अब डुप्ले के सहयोग करते हैं और उसे गद्दी पर बैठा देते हैं रणनीतियों से अनुरुद्दीन को हटाकर। लेकिन चंदा साहब सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से ये आक्रमण करके गद्दी छीन ले। तो 1749 में फ्रांसीसियों के सहयोग से ही चंदा साहब अमरूर का युद्ध करते हैं, जिसमें अनुरुद्दीन को मार देते हैं। अब अनुरुद्दीन को तो मार देते हैं, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अली। वो जब देखता है कि चंदा साहब मेरे पिता को मार दिए तो इस भय से वो भागकर त्रिचनापल्ली चले जाता है।
अब फ्रांसीसी भी उसका पीछा पीछा करते हुए तृष्णापल्ली पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि वो अंग्रेजों के शरण में है, अंग्रेज उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी सोचते हैं ठीक है तुम शरण में रहो, देखते हैं कब तक रहोगे, घेरा लगा देते हैं तृष्णापल्ली का कि जैसे बाहर निकलेगा मार देंगे। लेकिन काफ़ी दिन हो जाता है, जब घेरा लगा के रखते हैं अंग्रेज भी परेशान है कि इतने दिन से घेरा लगाए हैं, राशन पानी सब खत्म हो रहा है, कि फ्रांसीसी यहाँ से हट नहीं रहे हैं, लड़ाइयाँ छोटी मोटी नोक-झोंक हो रही है। तो अब वहाँ पे अंग्रेज सेना में एक क्लर्क था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसने एक रणनीति बनाई। इसने सोचा क्यों ना, जब तृष्णापल्ली में फ्रांसीसियों ने घेरा लगा दिया तो हम इनकी राजधानी कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर घेरा लगा दें। तो अंग्रेज़ों ने रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों को मतलब कहा कि तुम आरकाट पर घेरा लगाओ। अंग्रेज़ों ने जाकर आरकाट पर घेरा लगा दिया। आरकाट पर घेरा लगते ही फ्रांसीसियों की सेना यहाँ से धीरे धीरे हटती गई क्योंकि अपनी राजधानी कर्नाटक की राजधानी को बचाना है। सेना यहाँ से हटने लगी। अब जैसे ही तृष्णापल्ली से सेना हटने लगी तो यहाँ पे अंग्रेजी सेना में कैप्टन स्ट्रिंगलर लॉरेंस ने तृष्णापल्ली पर अधिकार कर लिया, जो ये भी फ्रांसीसियों के अधिकार में था। तृष्णापल्ली पर अधिकार कर लिया और उधर आरकाट बचाने के लिए जब फ्रांसीसी सेना गई उधर आरकाट भी नहीं बचा पाई। तो इससे फ्रांसीसी सरकार काफ़ी निराश हुई और उसने डुप्ले को वापस बुला लिया, ठीक है तुम आ जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उनके जगह पे फिर 1754 में गोडहू को भेज दिया। गोडहू आते हैं और अंग्रेज़ों से संधि करते हैं। उसी में होती है पौंडीचेरी की संधि। सेकंड में कर्नाटक युद्ध में होती है पौंडीचेरी की संधि जो 1755 में होती है, जिसके तहत इन दोनों के बीच में युद्ध समाप्त होता, कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकलता है। अब निर्णायक परिणाम नहीं निकला इसका मतलब एक और युद्ध होगा। फिर होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जो 1758 से लेकर 1763 तक चलता है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था 1756 से लेकर 1763 तक। इसका परिणाम यह था कि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस की सेना आपस में एक दूसरे के विरुद्ध थी, तो भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं धीरे धीरे तैयार होने लगी युद्ध करने के लिए। तो 1757 में जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा, तो काउंट डी लाली ने सबसे पहला यह कार्य किया। उन्होंने 1758 में तंजौर पर आक्रमण कर दिया और अधिकार किया। उन्होंने तंजौर पर क्यों आक्रमण किया? क्योंकि तंजौर अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहा था। उसने ही चंदा साहब को मारा था, तंजौर के राजा ने, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहा था। तो काउंट डी लाली जब आते हैं तो तुरंत सबसे पहले उनका कार्य रहता है, उन्होंने तंजौर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। और उसका कारण यह बताया कि ये 56 लाख रुपया बकाए हैं, हमें दे नहीं रहे हैं। लेकिन अंग्रेज तंजौर का सहयोग करते हैं। जब अंग्रेज आते हैं तो काउंट डी लाली वहाँ से पीछे हट जाते हैं। फिर जब वहाँ से पीछे हटते हैं, फिर वो पीछे हटकर फिर जाते हैं फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लेते हैं, जिस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे ही अंग्रेजी सेना आती है, वहाँ से भी पीछे हट जाते हैं। फिर वहाँ से हटकर वो मद्रास पहुँच जाते हैं, मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं, उस पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार था। फिर जैसे अंग्रेजी नौसैनिक आते हैं, वहाँ से वो फिर पीछे हट जाते हैं। फिर इसी बीच में एक गलती कर देते हैं, वो जनरल बुक्सी, जो हैदराबाद के निज़ाम के लिए तैनात किया गया था, जनरल बुक्सी जो हैदराबाद में तैनात था, हैदराबाद में फ्रांसीसियों का अधिकार था, उसको वापस बुला लेते हैं। अंग्रेज़ इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे हैदराबाद खाली होता है वो उस पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज़। ऐसी नोक-झोंक इन दोनों के बीच में चल रही थी। तो एक समय आता है कि इन दोनों के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं, जो 22 जनवरी 1760 में होता है। इसमें
फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट कर रहे थे। इसमें फ्रांसीसी सेना बुरी तरह से पराजित होती है और सर आयरकोट की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना जीत जाती है। और सर आयरकोट जनरल बुक्सी को बंदी बना लेते हैं जीतने के बाद, और फ्रांसीसियों के पौंडीचेरी, माहे, जिंजी पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है और 1763 की पेरिस की संधि के तहत वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि ये संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होती है। तो इंग्लैंड और फ्रांस भारत में भी आपस में लड़ रहे थे, तो इसका प्रभाव भारत में पड़ता है। इस संधि के तहत अब अंग्रेज़ों को जो कब्जा उन्होंने फ्रांसीसियों के पौंडीचेरी, जिंजी माहे पर किया था वो वापस करते हैं, लेकिन कहते हैं हम आपको वापस तो कर रहे हैं लेकिन इस पर आपके लिए बंदी नहीं कर सकते। संधि के तहत होता है। ऐसे करते हुए धीरे धीरे अब अंग्रेज़ों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी और फ्रांसीसियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा था और फ्रांसीसियों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होते जा रहा था। फिर 1954 तक, ऐसे धीरे धीरे 1954 तक फ्रांसीसी भारत में पौंडीचेरी में रहते हैं। फिर भारत सरकार द्वारा 14वां संविधान संशोधन जो 1961 में लाया जाता है, उसके तहत पौंडीचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, संघ शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिसके बाद फ्रांसीसी पौंडीचेरी से पूर्णतः चले जाते हैं। तो ये तो था हमारा तृतीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। इस पार्ट में हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को रिकेप करके स्टोरी के माध्यम से आपको बता दिया है। अब आगे हम देखेंगे अंग्रेजों की बंगाल विजय। बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अब आगे के पार्ट में हम देखेंगे अंग्रेजों के बंगाल विजय कि बंगाल में कौन कौन शासन करता था, अंग्रेजों ने किस प्रकार रणनीति लगाकर छल कपट से युद्ध करके बहुत से तरीकों से बंगाल पर विजय प्राप्त की। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।